हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू एनएस ऑनलाइन एजुकेशन। माय नेम इज नवीन कुमार और जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं गेट 2021 एग्जामिनेशन के लिए और कवर कर रहे थे अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके गेट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हमारा ये पार्ट 7 तक हम आ चुके हैं और जैसे कि फेड बैच के साथ हुआ था यहाँ पर भी ये फर्स्ट और लास्ट पार्ट होगा कंटिन्यूस स्टीयर टैंक रिएक्टर का। जी हाँ, इसको भी हम कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में कंप्लीट कर लें, तो एक लास्ट वीडियो इसका एक ही वीडियो में इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसके टाइप्स भी होते हैं CSTR के, वो भी हम इसमें वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। थ्योरी और न्यूमेरिकल यहाँ पे डिस्कस हो जाएंगे। डेरिवेशन में आपको बताया कि नहीं कराऊंगा क्योंकि आपके ऊपर बर्डन बढ़ जाएगा और गेट एग्जाम काफ़ी क्लोज है, तो जितना इजीली हम समझ सकते हैं चीज़ों को उतना मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम चीज़ों को समझ करके आपका गेट एग्जाम हो जाए। और डीप के लिए, डीप समझने के लिए बच्चों, जैसे गेट का एग्जाम ओवर हो जाएगा फिर मैं एक पूरी सीरीज बनाऊंगा बायो प्रोसेस के ऊपर जिसमें पूरा डिटेल में सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जाएंगी। जैसे कि आपको पता है वीडियो हमेशा की तरह थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो थोड़ा 1.5x पे देख लीजिएगा, ठीक है। गेट के पर्सपेक्टिव से कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कंटिन्यूस स्टीयर टैंक रिएक्टर, इसका थोड़ा सा पहले रिव्यू लेना पड़ेगा ताकि आगे की चीज़ें अच्छे से समझ में आ सके। तो एक बैकग्राउंड बनाने की ज़रूरत है इसमें। देखिए क्या है, आपको पता है कि CSTR में मास इन और मास आउट दोनों ही पॉसिबल होते हैं बच्चों। कि पीछे से कई बार बताता हुआ आ रहा हूँ दोनों तीनों के बीच का डिफरेंस, कि बैच और फेड बैच और कंटिन्यूस के बीच में क्या डिफरेंस है। तो इसमें क्या है, मास इन और मास आउट दोनों अलाउड होते हैं। इस टाइप के सिस्टम को बच्चों बोलते हैं ओपन सिस्टम। क्या बोलते हैं इस टाइप के सिस्टम को? ओपन सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि जिसमें मास जो है अंदर भी आ सके या बाहर जा सके, ठीक है। फेड बैच हमने देखा था जिसमें सिर्फ मास अंदर आ सकता था और बैच में सिर्फ ना अंदर आ सकता ना बाहर जा सकता है बैच में। मोस्टली बच्चों इसको यूज किया जाता है फॉर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। तो ये वेस्ट ट्रीटमेंट में बहुत काम आता है आपका कंटिन्यूस टैंक रिएक्टर। और एंजाइम बच्चों, हाँ एंजाइम का कन्वर्जन बच्चों यहाँ पे पॉसिबल है। आप एंजाइम को यूज कर सकते हैं। हमने पढ़ा था कि फेड बैच में जनरली एंजाइम का यूज नहीं होता है, तो जबकि बैच में तो एंजाइम और सेल दोनों का यूज होता है, तो यहाँ पे भी दोनों का ही होता है। इफ द सेल वेसल इज मिक्स, तो देखिए क्या है, अच्छा इसमें क्या है बच्चों, द प्रोडक्ट स्ट्रीम हैज द सेम कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड इन एज द लिक्विड इन द रिएक्टर। जी हाँ, इसका मतलब ये है, देखिए अगर आप ये देखें, ये आपका फीड स्ट्रीम है और ये प्रोडक्ट स्ट्रीम है। CSTR में क्या होता है बच्चों, आपका फीड फ्लो रेट, अंदर भी फीड भी जाता है और प्रोडक्ट भी बाहर निकाला जाता है। तो फीड तो आपको पता है फ्लो रेट है XI। बच्चों XI नहीं होगा, XI क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्टेराइल दिया जाता है फीड हमेशा। अगर पहले से बायोमास प्रेजेंट है तो वो नहीं देते ना, XI नहीं देते। S तो सबस्ट्रेट है, जरूरी है, देना पड़ेगा। प्रोडक्ट अगर पहले से बना हुआ होता तो हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो PI क्या है, 0 है, लेकिन लिखा जाता है, ठीक है, समझाने के लिए। और यहाँ पे क्या है बच्चों, X S और P, ये क्या है, प्रोडक्ट स्ट्रीम। अब ध्यान से समझिएगा कि जो रिएक्टर है उसके अंदर भी क्या कंसंट्रेशन है, XSP। प्रोडक्ट स्ट्रीम में भी क्या कंसंट्रेशन है, XSP। ऐसा क्यों है बच्चों? क्योंकि ये जो प्रोडक्ट स्ट्रीम है वो रिएक्टर के अंदर से ही तो आई है, तो जो रिएक्टर के अंदर कंसंट्रेशन होगी वही प्रोडक्ट स्ट्रीम के भी अंदर कंसंट्रेशन होगी, दोनों इक्वल होंगे। सिंपल सी बात है, कोई समझने वाली बात नहीं है। और बच्चों वॉल्यूम क्या होता है, कीमोस्टेट में कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट। क्यों होता है कांस्टेंट? क्योंकि ये जो बच्चों फीड इन है और ये क्या है, फीड आउट है, फ्लो रेट, ठीक है। तो जो फ्लो रेट है बच्चों, ये दोनों इक्वल होते हैं CSTR के अंदर, यानी कि फ्लो रेट ऑफ इन और आउट दोनों इक्वल होते हैं, और इसलिए क्या है, CSTR ऑपरेट करता है कांस्टेंट वॉल्यूम में। फेड बैच कांस्टेंट वॉल्यूम में ऑपरेट नहीं करता था क्योंकि उसमें फीड इन था और जो फ्लो रेट अंदर आता चला जा रहा था, मतलब सबस्ट्रेट, तो जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम बढ़ रहा था। बैच वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, क्यों? कोई ना तो कोई चीज़ अंदर आ सकती है ना कोई चीज़ बाहर जा सकती है, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे बताई गई, द प्रोडक्ट स्ट्रीम है सेम कंपोजिशन एज द लिक्विड इन द रिएक्टर। बट इसका एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है? ये जो एक्स है बच्चों, बायोमास सेल कंसंट्रेशन, ये बाहर आएगी। ये क्या आ जा रही है, प्रोडक्ट स्ट्रीम के साथ बायोमास बाहर आ जा रहा है, और बायोमास का ही तो काम है कन्वर्जन का, प्रोडक्ट बनाने का, ठीक है। तो वो भी क्या है बच्चों, बाहर आता है। तो द कैटलिस्ट इज कंटिन्यूसली विड्रॉन फ्रॉम द वेसल इन द प्रोडक्ट स्ट्रीम। तो ये वो कहना चाह रहा है कि आपका सेल बाहर आने लगती है। तो इसको तो इस तरीके से तो आपका सेल खत्म हो जाएंगे, कैटलिस्ट खत्म हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है बच्चों। इन सेल कल्चर के लिए क्या होता है, ग्रोथ सप्लाइज एडिशनल सेल। अब सेल जो है, जो रिएक्टर के अंदर है वो डिवाइड करेंगी, नई सेल्स बनेंगी, तो जो नई सेल्स बन रही है वो रिप्लेस कर देंगी किनको, जो आपकी बाहर निकाल ली गई, रिमूव हो गई प्रोडक्ट स्ट्रीम में। क्लियर है? तो इस तरीके से बैलेंस हो जाता है। बट एंजाइम के साथ ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि एंजाइम तो डिवाइड ही नहीं करते, एंजाइम तो मॉलिक्यूल है। तो इसके लिए केस में क्या कर सकते हैं, अगर आपका एंजाइम सस्ता है
चीप एंजाइम है, इनएक्सपेंसिव है, तो उसके केस में तो क्या कर सकते हैं आप कंटिन्यूसली ऐड कर दीजिए फीड सबस्ट्रेट के साथ, जो फीड प्रोवाइड कर रहे हैं ना उसके साथ प्रोवाइड कर दीजिए। बट इन केस अगर आपका एंजाइम कॉस्टली है तो बच्चों इतना एंजाइम कहाँ से लाएंगे, वेस्ट हो जाएगा बहुत सारा प्रोडक्ट स्ट्रीम में। तो उसके लिए क्या करते हैं, इमोबिलाइज कर देते हैं एंजाइम को, क्या कर देते हैं, इमोबिलाइज। अब वो रिएक्टर से बाहर नहीं आ पाएगा, रिएक्टर से बाहर नहीं आ पाएगा तो आपका जो है कॉस्टली एंजाइम बचा रहेगा। तो ये तो सब मतलब एक रिवीजन मैं आपको करा रहा हूँ कि CSTR थोड़ा सा आपको याद आ जाए कि क्या क्या चीज़ें इसमें थी। ठीक है, अब बच्चों ये दो चीज़ों पे ऑपरेट करता है, स्टडी स्टेट ऑपरेशन इसके दो हैं। स्टडी स्टेट मतलब आपको पता ही है जिसमें ना बायोमास की कंसंट्रेशन चेंज हो, ना एस चेंज हो, ना पी चेंज हो, और वॉल्यूम भी चेंज नहीं हो रहा है इसकी यहाँ पे हमारे वाले केस में। बट मेनली जो स्टडी स्टेट का मतलब है एक्सेस पी से, तो एक्सेस पी क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट होते हैं। तो जब ये चीज़ होती है तो उसको बोलते हैं स्टडी स्टेट ऑपरेशन। तो स्टडी स्टेट ऑपरेशन मतलब एक्सचेंज नहीं हो रहा है, एक्सचेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब dx/dt क्या होगा, जीरो। एस चेंज नहीं हो रहा है, एस चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ds/dt क्या होगा, जीरो, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ सबस्ट्रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ तो चेंज नहीं हो रहा है एक्सेस पी, तो इसका मतलब इनके रेट क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। क्लियर है। अब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे दो टाइप के ऑपरेशन होते हैं बच्चों स्टडी स्टेट ऑपरेशन, एक कीमोस्टेट है और एक टर्बिडोस्टेट है। दोनों को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, बहुत ईजी है, कोई इतना बड़ा नहीं है इसको समझने के लिए, डिफिकल्ट नहीं है इतना। ठीक है, तो देखिए एक है आपका कीमोस्टेट और एक है बच्चों आपका टर्बिडोस्टेट। ठीक है, यहाँ पर बच्चों बहुत सारे ये यहाँ पर इन्हीं दो चीज़ों में बहुत डिफिकल्टी होती है, इवन जो अच्छे अच्छे प्रोफेसर होते हैं वो भी यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है उनको समझाने के लिए। ठीक है, बट ये बहुत ईजी है समझने के लिए। देखिए जरूरी नहीं है प्रोफेसर इंटेलिजेंट, मतलब एक होती है कि आपको सारी चीज़ें पता है, एक है आपको पढ़ाना है। देखिए दोनों चीज़ों में डिफरेंस होता है। टीचिंग आपको सब कुछ आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एक अच्छे टीचर हो सकते हैं, नहीं, टीचिंग स्किल्स ही अलग है। तो प्रोफेसर को सब कुछ पता होता है बट वो कई बार एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और देखते हैं कि मैं आपको समझा पाऊंगा या नहीं। तो देखिए कीमोस्टेट क्या है कि इसमें देखिए CSTR में, कंटिन्यूस एयर टैंक रिएक्टर में क्या क्या चीज़ें कांस्टेंट होंगी ये आप पहले समझ लीजिए। एक्स, एस और पी ये कांस्टेंट रहेंगे आपके। इसके अलावा वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम भी क्या रहता है इसमें, कांस्टेंट रहता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है समझने की। अब बात करते हैं कि कीमोस्टेट में क्या है। तो वॉल्यूम दोनों ही कंडीशन में, चाहे हम कीमोस्टेट की बात करें चाहे हम टर्बिडोस्टेट की बात करें, दोनों केसेस में वॉल्यूम तो कांस्टेंट रखना ही पड़ेगा। तो डिफरेंस किस चीज़ का आ रहा है, अगर ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है तो मैं बताता हूँ डिफरेंस क्या आ रहा है कि कीमोस्टेट में हम क्या करते हैं, डाइल्यूशन रेट, डाइल्यूशन रेट मतलब डी, मैं कम शब्दों में ही बताने की कोशिश करूंगा कि हम यहाँ पे डाइल्यूशन रेट को फिक्स कर देते हैं। क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, किसको, डाइल्यूशन रेट को फिक्स कर देते हैं। और टर्बिडोस्टेट में सिंपल सी मैं अगर लैंग्वेज में कहूँ तो यहाँ पे हम सेल बायोमास कंसंट्रेशन को फिक्स कर देते हैं, सेल बायोमास कंसंट्रेशन को फिक्स कर देते हैं। सेल बायोमास कंसंट्रेशन को फिक्स करने का मतलब ये है कि हम ये फिक्स कर रहे हैं कि हमें कितना बायोमास का सेल कंसंट्रेशन चाहिए उस कीमोस्टेट, उस टर्बिडोस्टेट के अंदर। टर्बिडोस्टेट यानी कि ये CSTR का टाइप हो गया ना टर्बिडोस्टेट, तो उस टर्बिडोस्टेट के अंदर सेल बायोमास का कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, इस चीज़ को अगर हम फिक्स करते हैं तो वो टर्बिडोस्टेट कहलाएगा। अगर CSTR में हम ये फिक्स करते हैं कि डाइल्यूशन रेट कितना होना चाहिए तो वो कीमोस्टेट कहलाएगा। इतना ही डिफरेंस है बच्चों दोनों में, और कोई बड़ा इसमें कोई खास डिफरेंस है नहीं। अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि होता क्या है कि अगर आपने डाइल्यूशन रेट फिक्स किया है तो यहाँ पे क्या है, सेल कंसंट्रेशन अपने आप को एडजस्ट करेगी, सेल बायोमास कंसंट्रेशन क्या करेगी, अपने आप को एडजस्ट करेगी अकॉर्डिंगली, एडजस्ट अकॉर्डिंगली। किसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करेगी बच्चों, जो भी आपने ये जो भी आपने जो है ये आपने ये डाइल्यूशन रेट फिक्स किया है उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट करेगी। लेकिन अगर आप बात करें टर्बिडोस्टेट की तो इसके केस में क्या होता है, इसके केस में हम डाइल्यूशन रेट को, किसको बच्चों, डाइल्यूशन रेट को एडजस्ट करते हैं। डाइल्यूशन रेट क्या है यहाँ पे, एडजस्ट अकॉर्डिंगली। तो इसके केस में बच्चों क्या है, डाइल्यूशन रेट को एडजस्ट किया जाता है, किसके अकॉर्डिंग एडजस्ट किया जाता है कि हमें कितना सेल बायोमास कंसंट्रेशन चाहिए। दोनों बातें समझ में आई। यहाँ पे हमने डाइल्यूशन रेट को फिक्स किया है और उसकी वजह से क्या है, सेल बायोमास अपने आप से अपनी कंसंट्रेशन को एडजस्ट करेगा अकॉर्डिंग टू दिस डाइल्यूशन रेट। यहाँ पर क्या है, सेल बायोमास कंसंट्रेशन फिक्स कर दी है जिसकी वजह से क्या है, डाइल्यूशन रेट को अब हमें एडजस्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली किसके,
सेल बायोमास कंसेंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए कि वही उतनी ही रहनी चाहिए जितनी हमें चाहिए। क्लियर हो गई दोनों बातों में? कोई डिफरेंस तो समझ में आ गया दोनों का डिफरेंस, कि यहाँ पे डाइल्यूशन रेट को फिक्स किया जाता है, वहाँ पे सेल बायोमास कंसेंट्रेशन को फिक्स किया जाता है। अब इस सेल बायोमास कंसेंट्रेशन को फिक्स करना ये बच्चों ईजी काम नहीं है। ये क्या है? ईजी काम नहीं है, ये एक हैक्टिक चीज़ है, और इसीलिए क्या है, इसका बहुत कम यूज़ किया जाता है। टर्बिडोस्टैट बहुत कम यूज़ किया जाता है क्योंकि इसके लिए बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट चाहिए, और ये क्या है, एक्सपेंसिव बना देते हैं आपके प्रोडक्शन को। कीमोस्टैट जो है बहुत इजी है क्योंकि हम डाइल्यूशन रेट बहुत आसानी से फिक्स कर सकते हैं। कैसे फिक्स कर सकते हैं? हमें सिर्फ क्या तय करना है कि इनलेट फ्लो रेट कितना होगा और आउटफ्लो रेट कितना होगा। ठीक है, तो हमारे केस में क्या है, इनलेट फ्लो रेट, इसको एडजस्ट कर देंगे तो डाइल्यूशन रेट फिक्स हो जाएगा। ठीक है, ये क्योंकि आपको पता ना डी इक्वल्स टू क्या होता है, डी इक्वल्स टू एफ बाई वी। तो हमें क्या, वॉल्यूम तो कांस्टेंट होता है सी एस टी आर में, इसको भी फिक्स कर दिया तो डाइल्यूशन रेट फिक्स हो गया। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? कोई डाउट तो नहीं है ना? फ्लो रेट को फिक्स कर दिया, कैसे करेंगे, इनलेट फ्लो रेट को फिक्स कर दो। अब वॉल्यूम तो कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें आउट फ्लो रेट को भी क्या करना पड़ेगा, आउट फ्लो रेट जो है, आउटलेट फ्लो रेट जो है, उसको किसके इक्वल करना पड़ेगा, इनलेट फ्लो रेट के। क्यों? अगर दोनों अलग हो जाएंगे तो अंदर, अगर इनलेट फ्लो रेट ज़्यादा होगा तो अंदर वॉल्यूम बढ़ने लगेगा ज़्यादा। ठीक है, तो दोनों को क्या है, इक्वल रखेंगे ताकि वॉल्यूम क्या रखा जा सके, कांस्टेंट रखा जा सके। क्लियर हो गया? डाइल्यूशन रेट फिक्स किया, सेल कंसेंट्रेशन अपना आप एडजस्ट कर लेंगे इसके अकॉर्डिंगली। डाइल्यूशन रेट कैसे फिक्स किया जा सकता है, वॉल्यूम तो पहले से कांस्टेंट रखा हुआ है, तो हमें फीड फ्लो रेट को क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। फीड फ्लो रेट हमने फिक्स कर दिया इनलेट वाला, और वॉल्यूम कांस्टेंट रखने के लिए आउट फ्लो रेट के बराबर कर दिया। ठीक है, तो जितना अंदर जाएगा उतना बाहर चला जाएगा, और उस वजह से क्या है, कीमोस्टेट, तो जितना भी आप अंदर एफ डालेंगे, एफ इन, अब क्योंकि वो इक्वल है एफ आउट के, तो इसका मतलब क्या है, जितना आप अंदर डालेंगे उतना बाहर चला जाएगा, तो वॉल्यूम अंदर चेंज नहीं होगा। क्लियर है? इसके केस में बच्चों थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे डाइल्यूशन रेट को एडजस्ट किया जाता है अकॉर्डिंगली। ठीक है, यहाँ पे भी इनलेट और एफ इन, मतलब फीड इनलेट जो रेट है और जो आपका आउटलेट रेट है, ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये भी किस पे ऑपरेट करता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। यहाँ पे भी क्या है बच्चों, कांस्टेंट ही है वॉल्यूम, बट यहाँ पे क्या है, डाइल्यूशन रेट को चेंज करना पड़ सकता है ताकि सेल बायोमास को कांस्टेंट रखा जाए। तो डाइल्यूशन रेट चेंज होगा, तो अगर हम एफ, तो डाइल्यूशन रेट कैसे चेंज कर सकते हैं, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, तो हमें क्या करना है, या तो एफ इनको कम करेंगे या एफ इनको बढ़ाएंगे। अगर फ्लो रेट इनको कम करेंगे, फीड फ्लो रेट को कम करेंगे, तो ये जो आउटलेट फीड फ्लो रेट है इसको बढ़ाना पड़ेगा। ओ सॉरी, हाँ, अगर इसको कम करेंगे तो इसे भी कम करना पड़ेगा, सॉरी, अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है। तो अगर हमें डाइल्यूशन रेट, मान लीजिए अगर हमें डाइल्यूशन रेट को क्या करना है बच्चों, कम करना है, डाइल्यूशन रेट को अगर कम करना है तो फीड फ्लो एफ इनको हम कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं डी इक्वल्स टू एफ बाई वी। तो अगर एफ कम होगा और डी कम होगा तो इसका मतलब है वॉल्यूम तो कांस्टेंट है हमारा, इसको तो चेंज ही नहीं कर सकते, तो फीड कम करना पड़ेगा। फीड कम होगा तो वॉल्यूम को कांस्टेंट रखने के लिए एफ आउट को भी कम करना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? तो ये चीज़ें चेंज होंगी लेकिन वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसी तरीके से अगर डाइल्यूशन रेट बढ़ाना है तो एफ इन बढ़ेगा, एफ इन बढ़ेगा तो एफ आउट को भी बढ़ाना पड़ेगा, अदरवाइज वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, मैंने बहुत ही कोशिश करी आपको इजीली समझ में आई ये बातें। ठीक है, तो ये है बात टर्बिडोस्टैट की। अब देखिए, बार बार फीड फ्लो रेट को एडजस्ट करना ये कोई अच्छी बात नहीं है, इससे क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इसलिए सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट चाहिए। जबकि कि कीमोस्टैट में क्या है, ये सब का झंझट ही नहीं है फीड फ्लो रेट को चेंज करने का। यहाँ तो क्या है, फिक्स किया हुआ है, ये फिक्स है तो डाइल्यूशन फिक्स है, डाइल्यूशन फिक्स है तो आपका सेल बायोमास कंसेंट्रेशन जो है अपने आप ही उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेगी और फिक्स हो जाएगी। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? तो यहाँ पर जाए ज़्यादातर जो है वो कीमोस्टैट से ही आपके ऑपरेट किए जाते हैं। क्लियर हो गया? आई होप मैं आपको कीमोस्टैट और ये टर्बिडोस्टैट के बीच का डिफरेंस समझाने में सक्सेसफुल रहा हूँगा, बहुत बड़ा टास्क। ठीक है, हाँ, तो कीमोस्टैट हो गया, टर्बिडोस्टैट हो गया। तो टर्बिडोस्टैट रिक्वायर मोर कॉम्प्लेक्स मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम देन कीमोस्टैट। ठीक है, हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सिर्फ कीमोस्टैट, यही आपका सिलेबस में है और आपसे कुछ नहीं पूछेगा। अब आ जाते हैं डायरेक्ट अपने फॉर्मूले पे और अपना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या है, एंजाइम के फॉर्मूले भी आएंगे। क्यों आएंगे एंजाइम के फॉर्मूले? क्योंकि अभी आपको पता है कि एंजाइम का भी यूज किया जा सकता है सीएसटीआर में। अब देखिए यहाँ पे बच्चों एक टर्म आता है एवरेज रेजिडेंस टाइम। क्या है एवरेज रेजिडेंस टाइम? ये टाउ से रिप्रेजेंट क्या है, इसका फॉर्मूला होता है 1/d, और d आपको पता है होता है f/v। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? मैं बताता हूँ आपको रेजिडेंस टाइम होता क्या है।
रेजिडेंस टाइम ये बताता है कि जैसे कि आपका कंसिडर करिए कि आपका एक रिएक्टर है और फीड के थ्रू क्या है, फीड के थ्रू मान लीजिए 1 ml अंदर आया, कितना अंदर आया, 1 ml अंदर आया आपका पर सेकेंड ले लेते हैं, ठीक है, एज एन एग्जाम्पल। तो इस 1 ml, ये जो 1 ml आपका अंदर आया है आपका फीड, इसको प्रोसेस होकर के क्या, प्रोसेस, यहाँ पे प्रोसेसिंग चल रही होगी आपकी, प्रोसेसिंग अंदर क्या कैटलिसिस चल रहा है ना, वही आपकी प्रोसेसिंग है। प्रोसेस होकर के इस रिएक्टर से बाहर आने में, इस रिएक्टर से बाहर आने में जितना टाइम लगता है बच्चों, उसको बोलते हैं एवरेज रेजिडेंस टाइम। क्या बोलते हैं बच्चों उसको, एवरेज रेजिडेंस टाइम। ये वो टाइम है, इसकी यूनिट बच्चों आवर में होगी या मिनट में होगी, ठीक है, क्योंकि टाइम है ना, तो या तो आवर होगा या मिनट होगा या सेकंड होगा, इनमें से कोई एक यूनिट होगी किसकी, रेजिडेंस टाइम की। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या पूछा है, ठीक है। तो क्लियर हुआ आपको कि फीड के थ्रू जो आपका वॉल्यूम अंदर आया है, लेटेस्ट टेक एन एग्जांपल कि 1 ml अंदर आया, उसको अंदर प्रोसेसिंग होकर के, प्रोसेसिंग मतलब कैटलिसिस, कैटलिसिस अंदर हो रही है तो क्या होगा, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनेगा। तो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन करके बाहर आने में जितना टाइम लग रहा है, क्या, बाहर आने में जितना टाइम लग रहा है बच्चों, इसको बोलते हैं एवरेज रेजिडेंस टाइम। क्या बोलते हैं, एवरेज रेजिडेंस टाइम। अब ध्यान से समझिएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या एवरेज रेजिडेंस टाइम ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए। आप मुझे खुद से बताइए कि अगर किसी चीज़ को अंदर जा करके बाहर आने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो वो आपका जो आपने जो रिएक्टर डिज़ाइन किया है वो अच्छा है या बेकार है। आप खुद से सोचिए कि आपको क्या है, इकोनॉमी। देखिए जब भी हम बात करते हैं रिएक्टर वगैरह की, तो यहाँ पे इकोनॉमी एसोसिएटेड है। क्या एसोसिएटेड है, इकोनॉमी। अगर आपने सस्ता, जितना सस्ता बनाया जा सके उसी को ही आप इंडस्ट्रियलाइज कर सकते हैं। अगर आपने पैसे कम कर दिए, अगर आप जितना भी आप पैसा कम कर सकें उतना कोशिश की जाती है। तो इंडस्ट्री चलती ही इसी चीज़ के ऊपर है कि आप कितना मनी सेव कर सकते हैं प्रोसेसिंग वगैरह में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर ये एवरेज रेजिस्टेंस टाइम बच्चों ज़्यादा है, क्या है, ज़्यादा है, इसका मतलब ज़्यादा टाइम लग रहा है इसको प्रोसेसिंग में, तो ये जो कीमोस्टेट है ये क्या है, कॉस्टली हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस्टली हो जाएगी प्रोसेस। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका रिएक्टर, वो रिएक्टर उतना ही अच्छा होगा जिसका एवरेज रेजिडेंस टाइम जितना कम होगा। कोई भी बात आ गई समझ में कि क्या है, कि कम से कम समय में प्रोसेसिंग होकर के बाहर आ जाए प्रोडक्ट, तो इससे बढ़िया आप, इससे वो क्या है, बहुत ही अच्छा रिएक्टर है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला बहुत ईजी है, 1/डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन का इन्वर्स है आपका एवरेज रेजिडेंस टाइम। कोई प्रॉब्लम, बहुत ईजी है, ठीक है, याद कर सकते हैं इसको बच्चे। ये फॉर्मूले जरूर याद करने पड़ेंगे, इसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये एंजाइम के लिए हैं। और इसको तो याद करने की जरूरत नहीं है, क्यों क्यों याद नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि आपको पता है ये किसका फॉर्मूला है, वी का फॉर्मूला है, वेलोसिटी ऑफ एंजाइम। पढ़ा है ना आपने, वेलोसिटी ऑफ एंजाइम इक्वल्स टू वी मैक्स एस डिवाइडेड बाई के एम प्लस एस, यही तो होता है। तो इसको अगर आपको याद करना है तो आप चाहे तो इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, डी एस आई माइनस एस इक्वल्स टू वेलोसिटी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक, ठीक है। मैं अपनी तरफ से पूरी ट्राई कर रहा हूँ कि आपको कितना इजी तरीके से बता सकूँ, बट कुछ चीज़ें बच्चों ऐसी हैं, क्योंकि अब हम यहाँ पे डेरिवेशन तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या है, ये चीज़ें तो आपको याद करनी पड़ेंगी। तो डी ब्रैकेट में एस आई माइनस एस इक्वल्स टू वी, वी आपको पता है क्या है, वी मैक्स एस अपॉन के एम प्लस एस, क्योंकि एंजाइम की बात हो रही है, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों ये तो था फ्री एंजाइम के लिए। और देखिए यहाँ पर ये अजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या अजम्पशन है, द एंजाइम लॉस्ट इन द प्रोडक्ट स्ट्रीम इज रिप्लेस कंटिन्यूसली। क्यों कंटिन्यूसली ऐड क्यों कर रहे हैं, ताकि वी मैक्स को कांस्टेंट रखा जा सके। कैसे रखेंगे वी मैक्स कांस्टेंट, आपको पता है वी मैक्स का फॉर्मूला आपको याद हो तो वी मैक्स होता था हमारा, क्या होता था, के टू ई टी। क्या होता था, के टू ई टी। तो यहाँ पे जो ई टी है वो क्या है, टोटल एंजाइम कंसेंट्रेशन। तो ये चेंज नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये तो बाहर चली जाएगी ना, प्रोडक्ट स्ट्रीम के साथ एंजाइम बाहर निकल रहा है, तो उसको दोबारा से टोटल एंजाइम कंसेंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए हमें बाहर से ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए क्या है, रिप्लेस कंटिन्यूसली। कैसे रिप्लेस कर रहे हैं, बाहर से ऐड करते रहेंगे, जितना बाहर निकलता रहेगा एंजाइम उतना ऐड करते रहेंगे, तो ईटी क्या रह जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसको फिक्स किया जाता है। फिर आता है इमोबिलाइज एंजाइम। तो बच्चों ये मैंने बताया कॉस्टली एंजाइम है, कॉस्टली एंजाइम के लिए भी फॉर्मूला बच्चों सेम है, बस यहाँ पे एक ये फैक्टर इंक्लूड हो जाता है जिसको बोलते हैं टोटल इफेक्टिवनेस फैक्टर। अब मैं आपको एक अच्छी बात बताऊं तो अभी तक तो इससे कोई क्वेश्चन ऐसा आया नहीं है एज सच गेट एग्जाम में। तो ये गेट वाले जो पेपर बनाते हैं उन्हें पता है कि आपका सिलेबस बहुत बड़ा है, तो वो भी यही कोशिश करते हैं कि आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकें जो कि ईजिली आप सॉल्व कर पाए। बट ये है कि आपने उतना सिलेबस, तो वो दो चीज़ फाइंड आउट करना चाहते हैं कि आपने वो सिलेबस पढ़ा है या नहीं पढ़ा है,
ठीक है। और उससे क्या करेंगे, एक इजी क्वेश्चन देंगे उस टॉपिक से, ताकि वो ये पता कर लें कि हाँ भाई आपने ये टॉपिक भी पढ़ा था, ठीक है। तो इसलिए ये इतने टफ क्वेश्चन वो गेट एग्जाम में नहीं आते हैं, रेयरली जब वो मतलब एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि उन बच्चों के लिए रखे जाते हैं ये देखने के लिए कि इसमें ब्रिलियंट बच्चे कौन से हैं जिनको सभी कुछ आता है, उनके लिए क्या है कुछ डीप वाले क्वेश्चन रखे जाते हैं। जनरली बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं जो कि इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो एंजाइम का बच्चों बस एकमात्र यही फॉर्मूला है कीमोस्टेट के लिए, कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला कोई भी याद करने की जरूरत नहीं है। पैड बैच में तो था ही नहीं एंजाइम के लिए, बस यहाँ पर एक ये वाला इजी सा फॉर्मूला है, बहुत इजी, ठीक है। अब बात करते हैं वापस से अपने सेल कल्चर की। तो यहाँ पर देखिए सबके लिए एक फॉर्मूला बनेगा, एक फॉर्मूला बनेगा एक्स के लिए, एक बनेगा एस के लिए, एक बनेगा पी के लिए। ये तो तीन चीजें होती हैं, एक बायोमास होता है, एक सबस्ट्रेट होता है, एक प्रोडक्ट होता है। इन तीनों के लिए एक एक फॉर्मूला होना चाहिए। अब देखिए कितनी अच्छी बात है कि यहाँ पे फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। लिमिटिंग सबस्ट्रेट वो है बच्चों, याद रखना, जो रिएक्टर के अंदर है। रिएक्टर के अंदर जो सबस्ट्रेट होता है लिमिटिंग होता है। मैंने आपको लास्ट फेड बैच में ही बताया था कि आखिर से लिमिटिंग क्यों कहते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अगर आप देखें तो ये वही वाला फॉर्मूला जो हमने फेड बैच में पढ़ा था, जो हमने फेड बैच में पढ़ा था। तो देखिए कितना इजी है, सिर्फ फेड बैच का फॉर्मूला ही आपका एज इट इज यूज हो रहा है। कहाँ पर यूज हो रहा है, आपका सेल कल्चर कीमोस्टेट में, CSTR में। कोई नया फॉर्मूला याद करना पड़ा, नहीं करना पड़ा। अब यहाँ पे आते हैं सेल बायोमास कंसेंट्रेशन पे। तो सेल बायोमास देखिए स्टडी स्टेट मतलब जब आपका चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि ds/dt क्या है, 0 है, सेल की कंसेंट्रेशन चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, इसका मतलब है, ठीक है। क्योंकि जितना बाहर जा रहा है सबस्ट्रेट और उतना ही बाहर अंदर भी आ रहा है, मतलब मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा, बट आप इतना समझ लिए ds/dt इक्वल टू 0 है। यहाँ पे भी dx/dt इक्वल टू क्या है बच्चों, 0 है, रेट ऑफ चेंज ऑफ। हाँ, तो यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला होता है बच्चों, ये इन केस अभी तक तो मुझे ऐसा कोई क्वेश्चन दिखा नहीं है इस फॉर्मूले का यूज करते हुए, बट इन केस अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए जहां पर क्या दिया हो, जहां पर आपको दिया हो मेंटेनेंस कोफिशिएंट दिया हो, ये मेंटेनेंस कोफिशिएंट है, MS से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये बच्चों अगर ये तब यूज किया जाता है कि अगर जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है वो है नॉन ग्रोथ एसोसिएटेड प्रोडक्ट। क्या है, नॉन ग्रोथ एसोसिएटेड प्रोडक्ट। तो अगर इन केस आपका नॉन ग्रोथ एसोसिएटेड प्रोडक्ट है तो उसके केस में बच्चों ये फैक्टर इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में ये दोनों ही चीजें नहीं है कि मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट भी 0 है, नॉन है, और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो ग्रोथ एसोसिएटेड है, क्या है, ग्रोथ एसोसिएटेड है, और इसका दूसरा नाम भी बच्चों ये भी होता है एनर्जी डायरेक्टली लिंक्ड विद एनर्जी मेटाबॉलिज्म। दोनों का मतलब सेम ही होता है, डायरेक्टली लिंक्ड विद एनर्जी मेटाबॉलिज्म ही क्या है आपका ग्रोथ एसोसिएटेड प्रोडक्ट है, ठीक है, ग्रोथ एसोसिएटेड प्रोडक्ट, ठीक है। तो अगर ये दो कंडीशन है कि ग्रोथ एसोसिएटेड प्रोडक्ट है और मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यहाँ पर इन दोनों को क्या करना है, 0 कर देना है। क्या कर देना है, 0 पुट कर देना है। बट इन केस अगर नॉन ग्रोथ एसोसिएटेड प्रोडक्ट है तो ये फैक्टर बच्चों लिखना पड़ेगा और ये वाला भी इंक्लूड करना पड़ेगा, मेंटेनेंस कोफिशिएंट अगर दिया है तो। इज दैट क्लियर, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, नहीं तो MS का फाइंड आउट करने का भी फॉर्मूला है बच्चों KD से, लेकिन मैं वो आपको यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, मुझे कोई क्वेश्चन अभी दिखा नहीं है ऐसा, ठीक है। तो मैं आपके लिए बहुत इजी करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बेसिकली फॉर्मूला आप देखेंगे ये वही वाला फॉर्मूला है जो आपको फेड बैच में मैंने लिखवाया है। तो देख सकते हैं ये भी वही फॉर्मूला आपका एज इट इज आ गया। तो कह सकते हैं कि जो फेड बैच के फॉर्मूले हैं वो एज इट इज का किसके लिए अप्लाई हो रहे हैं बच्चों, वो आपके एज इट इज अप्लाई हो जा रहे हैं, किसके लिए अप्लाई हो जा रहे हैं, कीमोस्टेट के लिए, ठीक है। तो यही हमने फेड बैच में पढ़ा था और यही हमें कीमोस्टेट में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला बच्चों इसी से आया है, इसी से आया है फॉर्मूला, बस जिसमें क्या करा है, MS भी 0 कर दिया, QP/YPS भी 0 कर दिया, तो D से D कैंसिल हो जाएगा और ये SIS माइनस FYXS आ जाएगा। तो इसी से ड्राइव होकर के आया है, जब ये दोनों कंडीशन नहीं है, क्या मेंटेनेंस को आपका रिक्वायरमेंट भी नहीं है और ये आपका प्रोडक्ट जो बन रहा है वो आपका ग्रोथ एसोसिएटेड प्रोडक्ट है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देखिए कोई नया फॉर्मूला अभी तक याद नहीं करना पड़ा ना, क्योंकि ये भी फेड बैच वाला है, ये भी फेड बैच वाला है, दोनों ही है। ये एक याद करना पड़ा था कि V इक्वल्स टू DSI-S, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। इसके अलावा आपको ये प्रोडक्ट कंसंट्रेशन वाला फॉर्मूला भी याद करना पड़ेगा कि P इक्वल्स टू PI प्लस QPX/D। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, अभी तक इस पे भी कोई क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है, जी हाँ, अभी तक प्रोडक्ट कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन नहीं आया है, बट इन केस अगर आ जाए तो आपको ये पता होना चाहिए। इसको अगर मैं सिंपली आपको लिख करके दिखाऊं तो ये हो जाएगा आपका एक तरीके से D ब्रैकेट में P PI
P माइनस पी आई, सॉरी P माइनस पी आई, क्योंकि P बड़ा है ना, क्योंकि बाहर से जो फीड में तो आ ही नहीं रहा है। देखिए ये पी आई जो है ना, उन्होंने गलत तरीके मतलब लिख दिया है, इसको लिखना नहीं चाहिए। क्या है, इसको लिखना नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि ये तो बच्चों जीरो होगा, क्योंकि पी आई का मतलब है जो फीड के साथ आ रहा है, और फीड के साथ मैंने आपको बताया प्रोडक्ट कभी आता नहीं, फीड के साथ सबस्ट्रेट आता है। तो यहाँ पर ये सिंपल फॉर्मूला जो है ये इन्होंने गलत तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी है, कंफ्यूज करने के लिए ठीक है, बट आप लोग कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। इक्वल्स टू आपका ये है क्यू पी एक्स, ठीक है। तो ये है बच्चों एक तो तरीका। अब मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करूंगा, अगर आप समझ सके तो अच्छी बात है, नहीं समझ सके तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अभी मैंने आपको एक एंजाइम का फॉर्मूला भी लिखवाया था। एंजाइम का फॉर्मूला बच्चों ये था एस आई माइनस एस इक्वल्स टू वी, यही लिखवाया था मैंने आपको फॉर्मूला, अभी लिखवाया था, ठीक है। आप इसको याद मत करिए, इसको भूल जाइए कि ऐसा कोई फॉर्मूला होता है, इसको भूल जाइए। आप यही देखिए, यहाँ पर डी डी, यहाँ पर एस आई और यहाँ पर पी। बच्चों यहाँ पे एस आई, क्योंकि जो फीड के साथ जो सबस्ट्रेट आ रहा है उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू रिएक्टर की जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है। क्यों? क्योंकि आपको पता है वो कंज्यूम हो जाएगा ना बच्चे, ये आपने जो एस आई दिया है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एस। क्यों? क्यों ज्यादा होगा? ऑब्वियस सी बात है ना बच्चों, अंदर तो सेल है, कंज्यूम कर लेंगे तो ये कम है, तो छोटे से बड़े से छोटा माइनस करते हैं। तो इसी तरीके से पी आई, पी आई तो बच्चों जीरो होता है, पी आई जीरो होता है, लेकिन मैंने आपको लिख दिया है पी आई यहाँ पे क्या है, कम होगा, और अंदर पी, तो यहाँ पे पी ग्रेटर देन होगा पी आई के। दोनों बात आगे समझ में, क्योंकि अंदर तो प्रोडक्ट बन रहा है ना, तो अंदर प्रोडक्ट ज्यादा होगा, बाहर से थोड़ी ना प्रोडक्ट आएगा अंदर। बट एज अ मैं समझाने के लिए, एनालॉगसली समझाने के लिए आपको यहाँ पे ये करके दिखा रहा हूँ। समझ पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ पाए तो कोई बर्डन लेने वाली बात नहीं है। अब ये कहेंगे कि यहाँ पे तो क्यू पी एक्स लिखा है, ये तो वेलोसिटी लिखी है। बच्चों वेलोसिटी क्या है? एंजाइम कैटलाइज का रेट है। क्या है? एंजाइम कैटलाइज का रेट है। तो बच्चों क्यू पी एक्स भी तो रेट है आपका, किसका? रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन। आपको मैंने बताया था जब मैंने आपको ग्रोथ काइनेटिक्स पढ़ाई थी, तो मैंने आपको वहां पे क्या बताया था कि आर एक्स होता है न्यू एक्स, जो जिसको हम डी एक्स बाई डी टी भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था डी एस बाई डी टी इक्वल्स टू क्या था, ये था आपका आर एस, और ये किसके बराबर होता है? क्यू एस एक्स के। और इसी तरीके से बच्चों मैंने आपको बताया था कि एक होता है डी पी बाई डी टी, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या है, ये आपका क्यू पी एक्स। कोई डाउट है? समझ में आया? एस के एस भी लिखा जाता है कई बार, सबस्ट्रेट भी लिखा जाता है, वो डिपेंड करता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, तो एस भी आ जाता है, लेकिन अभी हमारा क्या है, क्यूपी एक्स है। तो ये आपको पता चल गया कि ये क्या है, रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन। तो एनालॉगसली देखिए चीजें आपको पता है कि रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होता है, क्यूपी एक्स होता है, रेट ऑफ सबस्ट्रेट कंजम्पशन क्या होता है, क्यू एस एक्स होता है, और रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन क्या होता है, यू एक्स होता है। ये चीजें आपको पता है या नहीं पता है? ये चीज आपको पता है, ठीक है। तो मैंने एक एनालॉगसली आपको एक रिलेशन मैंने आपको बताने की कोशिश करी, ताकि आपको कम फॉर्मूले याद करने पड़े, ठीक है। एज सिंपल एज दैट, इसीलिए मैंने आपको ये चीज समझाई है। अगर याद रहती है तो अच्छी बात है, नहीं याद रहती है तो भूल जाना, कोई बड़ी इसमें कोई वो बात नहीं है। क्लियर है? कोई डाउट? अब आता है बच्चों वॉल्यूमेट्रिक रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो ये क्या है कि बायो जो कीमोस्टेट है वो तो स्टडी स्टेट पे वर्क करता है, और स्टडी स्टेट में क्या होता है बच्चों, डी एक्स बाई डी टी जीरो होते हैं, डी एस बाई डी टी जीरो होते हैं। और ध्यान से समझना दोनों चीजों में अंतर है। एक तो ये है कि आपका चेंज नहीं हो रही है बायोमास की कंसेंट्रेशन, चेंज नहीं हो रही है सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन, बट ध्यान से समझिए, हमें पता है कि कीमोस्टेट से क्या है, प्रोडक्ट स्ट्रीम बाहर जा रही है। क्या जा रही है? प्रोडक्ट स्ट्रीम बाहर जा रही है, जिससे एक्स भी जा रहा है बाहर, एस भी जा रहा है और पी भी जा रहा है। इसका मतलब जो अंदर एक्स एस पी हैं वो कम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चों? कम हो जाएंगे। लेकिन हमें पता है कि कीमोस्टेट किस पे वर्क करता है, स्टडी स्टेट पे। किस पे वर्क करता है? स्टडी स्टेट पे। तो यानी कि इनकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होनी चाहिए। तो आप मुझे बताइए आप क्या करें कि इनकी कंसंट्रेशन चेंज ना हो, भले ही आप प्रोडक्ट स्ट्रीम यहाँ से निकाल रहे हैं। तो आप कहेंगे कि अंदर कंसंट्रेशन बढ़ाइए। अंदर कंसंट्रेशन कैसे बढ़ेगी? आपको पता है बायोमास तो खुद ही क्या है, अपना सेल डिवीजन के थ्रू अपना नंबर बढ़ा लेगा। तो जी हाँ, एक्स क्या करेगा, अपनी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेगा।
कंसंट्रेशन को नहीं, बायोमास को इंक्रीज करेगा। किसको इंक्रीज करेगा? बायोमास। तो जितना जैसे जैसे बाहर निकलता जाएगा उसके अकॉर्डिंगली अंदर बायोमास सिंथेसाइज होता रहेगा, जिसकी वजह से dx बाई dt ओवरऑल जो बायोमास है उसकी कंसंट्रेशन तो चेंज नहीं होगी, लेकिन बायोमास का प्रोडक्शन होगा। ध्यान से समझिए मेरी बात, बायोमास का प्रोडक्शन हो रहा है अंदर, तभी तो जब बाहर निकाल रहे हैं तो अंदर कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही। क्लियर हो रही है आपको बात? तो इसका मतलब यह है कि जिस रेट से आपका बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है, ध्यान से समझिए मेरी बात, जिस रेट से आपका बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है वो होता है न्यू स्पेसिफिक ग्रोथ रेट। जिस रेट से बायोमास बाहर जा रहा है वो है बच्चों डाइल्यूशन रेट। ध्यान से समझिए मेरी बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि जिस रेट से बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है वो न्यू है, जिस रेट से बायोमास बाहर जा रहा है वो डी है। जिस केस में ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तब आपका स्टेडी स्टेट होता है। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? तो यहाँ पे क्या है, जितना बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है वो किसके इक्वल है? डाइल्यूशन रेट के इक्वल है। तो न्यू क्या है? डी के इक्वल है। तो डी यहाँ से क्या है? बाहर चल जा रहा है। क्लियर है? तो डाइल्यूशन रेट का मतलब है जिस रेट से आपका बायोमास बाहर चला गया, और ये इसी रेट, तो ये दोनों ही रेट इक्वल हो गए हैं। रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बायोमास जो बाहर जा रहा है, जिस रेट से बायोमास जो है रिमूव हो रहा है। ठीक है? ठीक है? तो रेट ऑफ बायोमास रिमूवल इज इक्वल टू रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। कोई डाउट तो नहीं है? तो ये बायोमास रेट प्रोडक्शन क्या है? वॉल्यूमेट्रिक रेट ओवरऑल। ये तो है स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ स्पेसिफिक का मतलब क्या है। ओवरऑल मतलब ये पूरे की बात कर रहा हूँ, पूरे रिएक्टर की। तो पूरे रिएक्टर में कितना बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है उसका, तो वो होता है वॉल्यूमेट्रिक रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। तो इसको बच्चे रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और देखिए इसका फॉर्मूला क्या है? क्यू एक्स इक्वल्स टू डी एक्स। क्या है इसका फॉर्मूला बच्चों? क्यू एक्स इक्वल्स टू डी एक्स। अब मैं आपको एक अच्छी बात बताने की कोशिश करता हूँ कि ये फॉर्मूला भी इसी इन्हीं के जैसा ही। कैसे इनके जैसा? मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर क्या है कि अगर मैं लिखूँ डी ब्रैकेट में एक्स माइनस एक्स आई इक्वल्स टू क्यू एक्स। अब आप मुझे बताइए, क्या ये जो दो फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिखे हैं क्या वो इसके सेम नहीं है? दोनों फॉर्मूले आप खुद से बताइए, क्या ये दोनों फॉर्मूले सेम नहीं है? आप कहेंगे तो दोनों सेम है। कैसे? देखिए डी डी डी, पी माइनस पी आई, एस आई माइनस एस, एक्स माइनस एक्स। आपको पता है आप बड़े में से छोटे ही वैल्यू माइनस करेंगे, और ये आपको पता है कि जो फीड के साथ है स्टेराइल आता है तो ये जीरो हो जाता है। क्यू एक्स क्या है बच्चों? ये क्यू एक्स है ठीक है? और क्यू एक्स क्या है बच्चों? वॉल्यूमेट्रिक रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। यहाँ पर वी क्या था? ये वॉल्यूमेट्रिक रेट है आपका एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन का। ये यहाँ पे क्यू पी एक्स क्या है? ये वॉल्यूमेट्रिक रेट है प्रोडक्ट फॉर्मेशन का। तो ये फॉर्मूले एक ही हैं ये बस कंफ्यूज करना चाह रहे हैं। देखिए सारे फॉर्मूले सेम है। अब आप कहेंगे ये तो अलग है, अरे ये भी अलग नहीं है, ये भी यही फॉर्मूला है, बस तरीका अलग है लिखने का। लिखने का तरीका ही अलग है, और कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो देखिए मैं कोशिश, आप मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि आपको कितना इजी से इजी समझाया जा सके, कितना इजी से इजीली आपको समझाया जा सके, यही मेरी कोशिश रहती है बच्चों हमेशा। आपको अगर ये चीज़ पसंद आए तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपको ये चीज़ अच्छी लगी। देखिए ये जो प्रोडक्ट स्ट्रीम मतलब इनलेट, कभी आपने देखा है कि प्रोडक्ट को अंदर फीड की तरह दिया जाए? अरे क्यों देंगे? बने अगर देना ही होता तो बनाते ही क्यों कीमोस्टेट? काम ये रिएक्टर का यूज ही क्यों कर रहे हैं अगर प्रोडक्ट पहले से ही प्रेजेंट है? तो ये जीरो हो गया। ठीक है? तो ये फॉर्मूला क्या बना? ये फॉर्मूला बना डी पी इक्वल्स टू क्यू पी एक्स। और बच्चों क्यू पी एक्स है क्या? क्यू पी एक्स किसका फॉर्मूला होता है? आरपी। आरपी क्या होता है? वॉल्यूमेट्रिक रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन। और ये भी क्या है? क्यूपी भी तो ये होता है वॉल्यूमेट्रिक रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन। बच्चों बस सिंबल, मतलब ये सिंबल चेंज हुआ है, क्योंकि वहां पे हम बात कर रहे थे ग्रोथ काइनेटिक्स की, यहाँ पे हम बात करें कीमोस्टेट की, तो थोड़ा सिंबल में चेंज आ जाता है, बाकी मीनिंग सेम है। मीनिंग सेम है बच्चों। तो आपको क्या फॉर्मूले याद करने हैं आप मुझे खुद से बताइए कि आपको कौन से वाले फॉर्मूले याद करने हैं? आपको कंफ्यूजिंग वाले फॉर्मूले याद करने हैं या आपको इजी वाले फॉर्मूले याद करने हैं? तो जहां तक मुझे लगता है कि आपका आंसर होगा कि हम इजी वाले फॉर्मूले याद करेंगे, तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि इजी वाले फॉर्मूले मेरे पास जो है वो यही हैं कि d इक्वल्स टू पी माइनस पी आई इक्वल्स टू क्यू पी एक्स इक्वल्स टू क्यू पी। ये हो गया पहला। दूसरा लिखता हूँ d इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स आई इक्वल्स टू, इसको न्यू एक्स भी लिखा जा सकता है बच्चों, और इक्वल्स टू ये होगा क्यू एक्स के। ठीक है? एक और बताते हैं, d इक्वल्स टू एस माइनस एस आई
सॉरी SI माइनस एस, क्योंकि यहाँ पे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बड़ी होती है जो फीड में आ रही है। तो SI माइनस एस इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने देखा था V ये फॉर एंजाइम, ये वाली किसके लिए, एंजाइम के लिए है, फॉर एंजाइम। आप मुझे बताइए क्या आप इनको याद नहीं कर सकते? अब मेरे हिसाब से तो ये अगर 3 फॉर्मूले याद कर ले जाए तो इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं। एक तो ये याद करने 3, और एक बचो ये वाला, ये मत भूलना, ये इंपॉर्टेंट है। कभी ये कहो कि हम तो वही 3 याद कर लेंगे, ये भी याद करना है और ये भी याद करना है, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ, अगर आपसे पूछे वॉल्यूमेट्रिक रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन, वॉल्यूमेट्रिक रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, उसके केस में ये 2 फॉर्मूले। तो मैंने आपका ये फॉर्मूला बचाया एक तो आपको पढ़ाने से, ठीक है। एक ये फॉर्मूला आपका कम हो गया, एक ये फॉर्मूला कम हो गया आपका सिर्फ इन 3 फॉर्मूले से। और कौन सा फॉर्मूला कम हुआ आपके लिए? और एक ये वाला फॉर्मूला जो हमने एंजाइम के लिए पढ़ा था, ये वाला, कहाँ ये वाला, हाँ। तो ये 3 फॉर्मूले मैंने आपके रिड्यूस करके 4 को 3 बना दिया। ज़्यादा अच्छा काम तो नहीं किया है, बट आप देख लेना कितना अच्छा काम किया है। बस इन तीनों को क्या है, अब मैंने एक ऐसे फॉर्मेट में ले आया हूँ जिनको याद करना ईजी है, ठीक है। इस तरीके से बच्चों किए जाते हैं एग्जाम के पेपर सॉल्व। अब बात आते हैं वॉश आउट। वॉश आउट एक कंडीशन होती है बच्चों जहां पर क्या है, अभी हमने देखा पीछे, अगर मैं अभी आपको ये डी वाला फॉर्मूला लिख के दिखाऊं तो ये था डी एक्स माइनस एक्स आई इक्वल्स टू न्यू एक्स इक्वल्स टू क्यू एक्स। अब आप देखिए, अगर ये फीड के साथ अगर हम जीरो कर दें, फीड में जो बायोमास कंसेंट्रेशन है वो जीरो हो जाए, तो इसका मतलब डी एक्स इक्वल्स टू न्यू एक्स हो जाएगा और एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब डी क्या है, न्यू के इक्वल है, ठीक है। ये एक इनडायरेक्ट तरीका है समझाने का, ये इनडायरेक्ट तरीका है, ये वो डेरिवेशन नहीं है जिससे ये फॉर्मूले आते हैं। ध्यान से मेरी बात को याद रखिएगा, ये एक तरीका है जो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि डी जो है वो न्यू के इक्वल होता है, ठीक है। मैक्सिमम, ठीक है, ये न्यू मैक्स कर लीजिए कि मैक्सिमम न्यू मैक्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम न्यू कितना होगा, ठीक है। ये अलग चीज है, यहाँ पे कोरिलेट मत करिएगा, ये न्यू मैक्स। तो जो डाइल्यूशन रेट है वो बच्चों न्यू मैक्स के इक्वल। अब देखते हैं क्या, तो ये न्यू मैक्स क्या है, ये बता रहा है कि किस रेट से आपका सेल प्रोडक्शन हो रहा है, स्पेसिफिक रेट ऑफ बायोमास फॉर्मेशन। और डाइल्यूशन बताता है बच्चों कि किस रेट से आपका जो है आपका जो सेल रिमूव हो रही है, किस रेट से आपकी सेल रिमूव हो रही है। तो ध्यान से समझिए, जब तक आपका जो डी है, जब तक आपका न्यू ग्रेटर देन है डी, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। तब तक तो क्या होगा, आपका आपका जो है ये सेल ज़्यादा बनेंगी, प्रोडक्ट सेल ग्रोथ रेट ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू जो सेल रिमूवल रेट है। तो इसका क्या होगा, इसका मतलब ये है बायोमास एक्यूमुलेट होने लगेगा रिएक्टर के अंदर, क्योंकि ज़्यादा है प्रोडक्शन रेट। न्यू अगर इक्वल हो जाए डी के, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, ये आपका एक्स कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि आप जितना तो आप प्रोडक्ट मतलब जितना आपका ये न्यू, जितना आपका बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है उतना ही आपका बायोमास रिमूव भी हो रहा है। तो ये इसका कहने का मतलब ये न्यू इक्वल टू डी, मतलब जितना आपका बायोमास प्रोड्यूस है उतना ही रिमूव हो रहा है। इसका मतलब एक्स क्या हो जाएगा रिएक्टर के अंदर, कांस्टेंट। एक कंडीशन हो गई जहां पर आपका डी जो है वो बड़ा हो गया, जहां पर आपका डाइल्यूशन रेट न्यू से बड़ा हो गया, तो इसका मतलब ये है कि अब जो है सेल ज्यादा तेजी से रिमूव होंगी एज कंपेयर टू जो आपका प्रोडक्शन हो रहा है रिएक्टर के अंदर सेल्स का, ठीक है। उस केस में क्या है, इस कंडीशन को बोलते हैं बच्चों वॉश आउट। क्या बोलते हैं बच्चों इस कंडीशन को, वॉश आउट व्हेन डी इज ग्रेटर देन न्यू मैक्स। क्लियर हुआ, बात समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आपको बात समझ में आ रही है ना कि डी ग्रेटर देन जब न्यू मैक्स से हो जाएगा, कहने का मतलब जिस रेट से, यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है बच्चों कि जिस रेट से when the rate of cell removal in the reactor outlet stream is greater than the rate of generation of growth, ठीक है। तो यही वो कंडीशन है। तो रेट, जिस रेट से जनरेशन हो रहा है वो तो कम हो गया एज कंपेयर टू जिस रेट से बाहर जा रहा है। इसकी वजह से रिजल्ट क्या आएगा, सेल्स बाहर निकलती चली जाएंगी और जितनी भी सेल की कंसंट्रेशन है, तो यहाँ पे बायोमास की कंसंट्रेशन बच्चों अंदर बढ़ रही थी, यहाँ पे कांस्टेंट हो गई थी, और इसके केस में बायोमास की कंसंट्रेशन रिएक्टर के अंदर कम होने लगेगी। तीनों कंडीशन क्लियर हो गई, समझ में आया होगा आपको, आई होप आपको तीनों कंडीशन आई होप क्लियर हो गई होंगी कि जब आपका न्यू ग्रेटर देन है डी से, तो उस केस में एक्स की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो रही थी रिएक्टर के अंदर, इनसाइड रिएक्टर। और जब आपका न्यू, ये मैक्स वाले ले लीजिएगा, न्यू मैक्स की बात कर रहे हैं,
तो न्यू मैक्स जब आपका इक्वल हो जाएगा डी के, यानी कि डाइल्यूशन रेट ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, उस कंडीशन में एक्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और डी एक्स बाई डी टी जीरो हो जाएगा, क्योंकि जब ये कांस्टेंट हो जाएगा तो चेंज ही नहीं होगा। और एक कंडीशन ये है कि अब जब आपका डाइल्यूशन रेट न्यू मैक्स जो है कम हो जाए डाइल्यूशन रेट से, ठीक है, उस केस में क्या है बच्चों, एक्स की कंसंट्रेशन इनसाइड द रिएक्टर डिक्रीज होने लगेगी, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका जो एक्स की कंसंट्रेशन है, एक टाइम ऐसा आएगा जब एक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एस कंडीशन को बोलते हैं बच्चों वॉश आउट। क्लियर है। ये ग्राफ दिखाया हुआ है बच्चों की डाइल्यूशन रेट, यहाँ पे क्या है, डाइल्यूशन रेट है बच्चों, ये आपका स्टडी स्टेट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आपको एक्स रिप्रेजेंट किया हुआ है, और ये स्टडी स्टेट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है। तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का तो आप दोनों चीज़ों को मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, कोशिश करूंगा अच्छे से एक्सप्लेन करने की। तो देखिए क्या है कि ये जो आपका स्टडी स्टेट बायोमास कंसंट्रेशन है वो मैक्सिमम है, कब है मैक्सिमम, जब डाइल्यूशन क्या है बच्चों, जीरो है। लेकिन अब आप मुझे खुद ही बताइए कि अगर हमें डाइल्यूशन जीरो रखना है, डाइल्यूशन जीरो का मतलब है फीड ही नहीं प्रोवाइड कर रहे, फीड क्या हो गया, जीरो। क्यों, डी इक्वल्स टू एफ बाई वी होता है ना, डी इक्वल्स टू एफ बाई वी। तो अगर डी जीरो है तो इसका मतलब एफ जीरो है। फीड फ्लो ही नहीं प्रोवाइड करे, अगर जब फीड प्रोवाइड ही नहीं करेंगे तो वो कीमोस्टेट ही नहीं रहेगा, वो तो क्या हो जाएगा, बैच रिएक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो फीड प्रोवाइड क्यों करते हैं बच्चों, कीमोस्टेट का पर्पस क्या है, कि CSTR का पर्पस है कि आपका ये जो बायोमास प्रोडक्शन है, ठीक है, और ये कैटालिसिस रिएक्शन है, इसको इकोनॉमिक बनाना है। क्या है इसका मतलब, इकोनॉमिक बनाना इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, ताकि आपका क्या है, चीप बन जाए एक तो रिएक्शन, और पूरा एक चेन बना देगा वो अपनी इंडस्ट्री के अंदर, ताकि क्या है उसका कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी। तो CSTR क्या है, कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए एक्चुअली यूज किया जाता है। तो कॉस्ट को रिड्यूस करना है तो इसलिए डाइल्यूशन रेट तो देना पड़ेगा। और मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि रेजिडेंस टाइम क्या होना चाहिए, रेजिडेंस टाइम जो है आपका वो होता है 1 बाई डाइल्यूशन। क्या होता है, 1 बाई डाइल्यूशन। मैंने आपको बताया था ये क्या होना चाहिए, कम, ये कम होना चाहिए, तो डाइल्यूशन क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। ये पीछे बताया ना कि डाइल्यूशन रेट क्या होना चाहिए, फिर ज़्यादा होना चाहिए अगर रेजिडेंस टाइम कम करना है। तो इंडस्ट्री में कोशिश ये रहेगी रेजिडेंस टाइम कम करो, तो डाइल्यूशन को बढ़ाना पड़ेगा, तो डाइल्यूशन बढ़ाते हैं। तो हम अब क्या कर रहे हैं, डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं। तो डाइल्यूशन बढ़ाने पे क्या हो रहा है बच्चों, आप देख सकते हैं ये नीचे आ रहा है, ये क्या आ रहा है, ये जो बायोमास कंसंट्रेशन है वो नीचे आ रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आने दो उसको नीचे। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक ऐसा जोन है, ये क्या है बच्चों, ये एक जोन है, ये बहुत सेंसिटिव जोन है। ये क्या है, सेंसिटिव जोन है। क्यों है सेंसिटिव जोन, आप देख सकते हैं इस जोन में अचानक से सेल की कंसंट्रेशन गिरी, ये देख सकते हैं, ये देखिए एकदम से अचानक से सेल की कंसंट्रेशन गिरी, और यहाँ पर ये 0.5 के पास एकदम से बायोमास कंसंट्रेशन कितनी हो गई, जीरो, ठीक है, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या हो गई, एक्स की वैल्यू जीरो हो गई और वाई की वैल्यू जीरो हो गई। तो बायोमास कंसंट्रेशन यहाँ पे जीरो हो गया इस कंडीशन में। तो ये जो है ये थोड़ा ये क्या है, सेंसिटिव एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डाइल्यूशन रेट अगर आप बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये बायोमास जो है, बायोमास का जो कंसंट्रेशन है वो कम हो रहा है। ये तो मैंने आपको बताया कि आप अगर डाइल्यूशन न्यू से ज़्यादा कर देंगे, किससे ज़्यादा कर देंगे, न्यू से ज़्यादा कर देंगे, तो बायोमास की कंसंट्रेशन कम होने लगेगी, और एक डाइल्यूशन के बाद जो है आपका जो बायोमास कंसंट्रेशन है वो जीरो हो जाएगी। क्लियर है, यही समझाया, कुछ और तो नहीं समझाया। आप देख सकते हैं कितना ड्रास्टिक चेंज आता है, यानी कि ये सेंसिटिव है बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा भी आपने डाइल्यूशन चेंज किया तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है सेल की कंसंट्रेशन पे रिएक्टर के अंदर, ठीक है। अब देखते हैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे क्या इसका असर पड़ रहा है डाइल्यूशन का। ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे क्या असर पड़ रहा है। तो इसके लिए बच्चों डॉटेड लाइन है, ये आप देख सकते हैं, ये डॉटेड लाइन जा रही है, ये डॉटेड लाइन ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की है। तो आप देख सकते हैं कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अचानक से बढ़ा, अचानक से बढ़ा। और ये कब बढ़ रहा है बच्चों, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अचानक से बढ़ रहा है, ये तब बढ़ रहा है जब आपका ये एक्स नीचे आ रहा है, जब एक्स डिक्रीज हो रहा है तो एस इंक्रीज हो रहा है। आप बताइए ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन रिएक्टर के अंदर कम कौन करता है, एक्स करता है। एक्स क्या करता है, एक्स का काम है सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का। अगर एक्स की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो एस की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। क्लियर हो गई बात, दोनों बातें आई समझ में। क्या इफेक्ट पड़ रहा है कि डाइल्यूशन, ये किसका किसका है, डाइल्यूशन इंक्रीज किया, डाइल्यूशन इंक्रीज होने से एक्स की कंसंट्रेशन कम होगी, ठीक है, बायोमास की कंसंट्रेशन कम होगी, तो जो सबस्ट्रेट है वो यूटिलाइज नहीं होगा, सबस्ट्रेट यूटिलाइज नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा,
इंक्रीज होने लगेगा रिएक्टर के अंदर। उससे क्या होगा, उससे जो है प्रोडक्ट जो है वो नहीं बनेगा, तो प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन कम होने लगेगी। क्लियर है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या हो गया है, कांस्टेंट हो गया सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि S इक्वल्स टू किसके बराबर हो गया, SI। यानी कि जो जितना भी फीड के साथ सबस्ट्रेट आ रहा है वो यूटिलाइज ही नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी यूटिलाइज नहीं हो रहा है। तो जब वो बिल्कुल भी यूटिलाइज नहीं हो रहा है तो उसकी कंसेंट्रेशन इक्वल हो जाएगी जो भी आपने फीड प्रोवाइड किया है, फीड मतलब जो आपने बाहर से प्रोवाइड किया है SI, उसके इक्वल हो जाएगा S। क्लियर है। ठीक है। तो अब मैं आपको एक चीज ध्यान से बताऊंगा, ध्यान से समझ लेना, अपने दिमाग में इस चीज को बिठा लेना, क्या कि वॉश आउट पे हो क्या रहा है। वॉश आउट पे क्या हो रहा है बच्चों, वॉश आउट पे x जो है वो टेंड्स टू पहले डाइल्यूशन के लिखते हैं। वॉश आउट में होता है कि d ग्रेटर देन न्यू मैक्स हो जाता है। जब d ग्रेटर देन न्यू मैक्स हो जाता है तो उस केस में जो बायोमास है वो जीरो होने लगता है। जब ये जीरो होने लगता है तो s किसके इक्वल होने लगता है, s इक्वल होने लगता है SI के। क्यों, आप देख रहे हैं ना सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन बढ़ रही है, और कितनी बढ़ रही है, मैक्सिमम कब होगी, जितना फीड के साथ, जितनी फीड में कंसेंट्रेशन है जब उसके इक्वल हो जाएगा तब ये उस वहां पर जाकर के रुक जाएगा। क्यों, बन तो रहा नहीं है ना सबस्ट्रेट, तो कितना हो सकता है, जितना आप फीड प्रोवाइड कर रहे हैं उतनी ही कंसेंट्रेशन मैक्सिमम हो सकती है। और प्रोडक्ट क्या है बच्चों, प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन किसके इक्वल हो जाएगी, जीरो। क्यों, क्योंकि बायोमास तो बन ही नहीं रहा, वो मतलब बायोमास तो है ही नहीं जो कन्वर्ट कराए, तो प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन भी क्या होने लगेगी, जीरो होने लगेगी। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, इजी समझ में आया। अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर डी क्रिटिकल क्या होता है। बच्चों ये एक फॉर्मूला बनाया गया है डी क्रिटिकल का, ये आपको बताता है कि अगर आपने इस डाइल्यूशन रेट से ज्यादा कर दिया अपना डाइल्यूशन रेट, ठीक है, क्या कह रहा है ये, अगर आपने डाइल्यूशन रेट अपना इस डाइल्यूशन रेट से ज्यादा कर दिया तो आपका जो है वॉश आउट हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। ये इसका फॉर्मूला है बच्चों, याद कर लेना। लेकिन एक जनरल व्यू मैं आपको बता रहा हूँ, जनरल व्यू ये है कि डी ग्रेटर देन न्यू मैक्स, अगर डी न्यू मैक्स से ज्यादा हो गया तो बच्चों आपका वॉश आउट पक्का है, कोई नहीं रोक सकता उसको। क्लियर है। तो डी क्रिटिकल की जो वैल्यू है ना वो न्यू मैक्स से थोड़ी सी ही कम है, न्यू मैक्स से क्या है, थोड़ी सी कम है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ना, के एस प्लस एस आई डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है एस आई, डिवाइड हो रहा है एस आई प्लस के एस, तो के एस बहुत छोटा होता है तो ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, बट ये न्यू मैक्स से थोड़ी सी ही कम है। तो मैं ये कह सकता हूँ एक ऑन एन एवरेज, मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ, इसको दिल पे मत ले लेना, ठीक है, फॉर्मूला यही वाला यूज करना है, एक जनरल बात बता रहा हूँ कि डी क्रिटिकल जो है वो न्यू मैक्स के इक्वल ही है, डी क्रिटिकल न्यू मैक्स से इक्वल है, क्योंकि के एस बच्चों अप्रोक्सीमेट जीरो होता है, तो ऐसा ही से ऐसा ही कैंसिल हो जाएगा, डी क्रिटिकल इक्वल्स टू न्यू मैक्स हो जाएगा। तो एक जनरल व्यू बता रहा हूं कि अगर आपके क्वेश्चन में डी क्रिटिकल किसी भी केस में न्यू मैक्स से ज्यादा हो जाए, किसी भी केस में न्यू मैक्स से ज्यादा हो जाए तो उसका मतलब वॉश आउट हो गया, उसका मतलब क्या है, वॉश आउट हो गया। क्लियर है, फॉर्मूला ये यूज करना, कभी ये कह दो कि हम तो यही यूज कर लेंगे, समझाने के लिए बता रहा हूं। आगे चलते हैं, एक और आता है बच्चों ऑप्टिमम डाइल्यूशन रेट। अब बात हो गई क्रिटिकल, क्रिटिकल मतलब उससे आगे निकल गए तो वॉश आउट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्टिमल मतलब, अब ये तो अब इंडस्ट्री वालों को कैसे पता चलेगा कि किस डाइल्यूशन रेट पे काम करें, इंडस्ट्री वालों को भी तो पता होना चाहिए। अब इंडस्ट्री में जो कंप्यूटर है उसमें फीड करना पड़ेगा कि डाइल्यूशन रेट कितना होना चाहिए, तो कैसे पता करेंगे, तो बच्चों ये ग्राफ है, ये आपने वॉल्यूमेट्रिक बायोमास प्रोडक्शन जो पीछे बताया था, ये होता है डी ऑप्टिमल। क्या है ये, डी ऑप्टिमल। यहाँ पे देख सकते हैं ये वैल्यू है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्यू एक्स क्या है, कांस्टेंट है एक तरीके से यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये डी है, इससे ज़्यादा आप बायोमास नहीं बना पाएंगे, प्रोडक्शन नहीं करा पाएंगे, ठीक है, इससे ज़्यादा आप बायोमास प्रोडक्शन नहीं करा पाएंगे, ठीक है। तो ये मैक्सिमम है, और हमें ये तो करना है, हमें मैक्सिमम बायोमास प्रोडक्शन अचीव करना है, क्या अचीव करना है, मैक्सिमम बायोमास प्रोडक्शन अचीव करना है। तो डी ऑप्टिमल वो है आपका डाइल्यूशन रेट जिससे सेल वॉश आउट भी ना हो और आपका मैक्सिमम बायोमास रेट भी मिल जाए, प्रोडक्शन रेट, ठीक है। क्लियर है, मैक्सिमम बायोमास प्रोडक्शन रेट भी हो और आपका सेल वॉश आउट भी ना हो, तो आपको किस पे ऑपरेट करना पड़ेगा, डी ऑप्टिमल पे ऑपरेट करना पड़ेगा, उसका फॉर्मूला बच्चों ये होता है। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो डी क्रिटिकल है, डी क्रिटिकल है वो अप्रोक्सीमेट होता है आपका न्यू मैक्स के, ये मैं आपको पीछे बताया था भी। इसी तरीके से डी ऑप्टिमल भी बच्चों बहुत क्लोज है, बहुत ज़्यादा क्लोज है
किसके, डी क्रिटिकल के। जी हाँ, डी ऑप्टिमल भी बहुत क्लोज है क्रिटिकल के, इसलिए इस पे ऑपरेट करना भी इजी नहीं होता है, इसलिए इस पे ऑपरेट करना भी इजी नहीं होता है। आप देख सकते हैं अगर आपने थोड़ा सा डाइल्यूशन रेट बढ़ाया तो तुरंत ही ये एकदम से नीचे आ जाएगा। क्लियर है? तो ये क्या है, ड्रास्टिक चेंज है, बड़ा सेंसिटिव एरिया है, तो इस पे ऑपरेट करना इजी नहीं होता है। तो इससे मान लीजिए फिर भी कोशिश की जाती है कि इस पे ऑपरेट किया जाए। इस पे तो बिल्कुल भी ऑपरेट नहीं करते क्रिटिकल पे, नहीं तो वॉश आउट होना पक्का है।